अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस किया था। सबने बना लिया होमवर्क? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। होमवर्क सबने बना? कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं? सबका कंप्लीट हो गया ना? सबका कंप्लीट हो गया है? यस सर। ओके, तो चलो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक यस स्टार्ट सर। करते हैं। उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। देखो, पहले तो हम लोगों ने क्लोज्ड, सिंपल, इस तरह के कर्व को हमने स्टडी किया था, ठीक है? इसके बाद इसके बेसिस पे हम लोगों ने जो है पॉलीगन को डिफाइन किया था। पॉलीगन में भी हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। और इस पॉलीगन में फिर हम लोगों ने बहुत सारी कैटेगरी बनाई थी, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, अप टू नाम जो हम लोगों ने याद किया था वो 10 साइड डोकागन तक याद किया था, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पॉलीगन में जो है एक और भी स्पेशल कैटेगरी है, रेगुलर पॉलीगन की। हम लोगों ने रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन भी देखा था कि हम लोग रेगुलर पॉलीगन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अब इस रेगुलर पॉलीगन में अब कोई भी पॉलीगन है तो उसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, ये टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया था, डायगोनल्स। हम लोगों ने अब ये देखा था कि क्वाड्रिलेटरल तक है, पेंटागन है, तो हम लोग चलो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे डायगोनल और काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर 10 साइड का पॉलीगन है या 15 साइड का पॉलीगन है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे ये ड्रॉ करना टफ है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्रॉ किया था। व्हाट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स, याद है? इन अ पॉलीगन विथ n साइड, याद है किसी को? क्या था फॉर्मूला? n इंटू n माइनस 3/2, यही था फॉर्मूला। यस और सर। इस और पॉलीगन में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का कितना फॉर्मूला था? n-1 ब्रैकेट बाई 2। हाँ, n इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट बाई 2, है ना? इसी लाइन सेगमेंट में से n को माइनस कर देते थे तो डायगोनल्स मिलता था। क्यों? n इंटू n माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होंगे, यानी इसमें डायगोनल भी इंक्लूड होगा और नंबर ऑफ साइड भी इंक्लूड होगा। तो नंबर ऑफ साइड को अगर घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ डायगोनल। हमने फॉर्मूला ऐसे ही बनाया था, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एक पॉलीगन में सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसका भी फॉर्मूला हमने देखा था, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही था एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बेसिस पे हम लोगों ने ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इसको भी हम लोगों ने बताया था। क्या था? रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा? क्या होगा, बता सकता है कोई फॉर्मूला? कोई बता सकता है? एक रेगुलर पॉलीगन में हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा? ये तो सारे एंगल का सम है, तो इसको अगर हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं यहाँ पे, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तुम चेक कर लो अब, ये किसी, सॉरी n तुम किसी में भी चेक कर लो। अब एक पेंटागन ले लो, पेंटागन में हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो n का वैल्यू क्या पुट कर दो रेगुलर पेंटागन में? तो रेगुलर पेंटागन में इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड यहाँ पे 3 आएगा 108 डिग्री। तो रेगुलर पेंटागन में हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है?
108 डिग्री। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। आ रहा है समझ में सबको? ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना? और इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर अभी मत मिटाइए। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। वीडियो में अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक सर। है, हाँ। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, क्या होगा? कितना होगा वैल्यू? 360। सर आपका वीडियो ऑफ हो सर गया। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? यस सर। अब आया दिख सर। रहा सर है अभी आ बोर्ड? रहा है बट सर क्लियर नहीं दिख रहा है। यस सर अब दिख रहा है क्लियर। दिख रहा है? ओके। बीच यस बीच में सर। थोड़ा यस सा सर। नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, तो कभी कभी बोर्ड क्लियर नहीं दिखता है, बट फिर वो 5-10 सेकंड के बाद नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। वो ये तो हो गया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है? एक्सटीरियर एंगल का, एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा एक रेगुलर पॉलीगन में? कोई बता सकता है क्या होगा इसका फॉर्मूला? हम लोगों ने पता किया है, कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं ना। तो टोटल एंगल कितना होगा? 360। 360 को n से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। यस सर। यस सर। ये क्या है? रोहित बोला कि टीचिंग वाला जितने टीचर हैं सभी से साइन लेना है। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तुम देख लो, अगर हमको देखना है कि पेंटागन में हर एक एक्सटीरियर, एक रेगुलर पेंटागन ले लो, ठीक है। रेगुलर पेंटागन, ये फॉर्मूला हम लोगों ने किसके लिए लिखा है? रेगुलर पेंटागन के लिए। रेगुलर सर पेंटागन आवाज में नहीं हर आ रहा है एक, आपका। आवाज नहीं आ रहा है? यस आवाज आ सर। रहा है? आ रहा है आवाज? यस सर। ओके। हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो हमको पता है ना कि सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो कितने एक्सटीरियर एंगल है? 5। तो 360 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 7 जा एंड 5 2 जा 72 डिग्री। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने एग्जांपल से देखा था, हम लोगों ने अभी जो सब जब समराइज कर रहा हूं तो मैं फॉर्मूले को जनरलाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? नो सर। नो सर। ओके, अब जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बेसिस पे हम लोगों ने जो था सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज हम लोगों ने अपने चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम लोग जो है थर्ड एक्सरसाइज पे आएंगे। थर्ड एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एग्जाम में भी थर्ड एक्सरसाइज तक आ रहा है, ठीक है। यस सर। सो अब थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट।
ओके, थर्ड एक्सरसाइज में जो है हम लोग पॉलीगन में ही जो स्पेशल है 4 साइड वाला पॉलीगन यानी क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, आर्या मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल का क्या डेफिनेशन है? आर्या, यस सर। क्वाड्रिलेटरल का क्या डेफिनेशन है? एक मिनट सर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर इज सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 4 sides। A simple closed curve made up of 4 sides। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल का तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया। अब क्वाड्रिलेटरल में ना हम लोग बहुत सारे टाइप्स पे आएंगे। ठीक है, हर एक टाइप्स का इसमें कुछ कैटेगरी है। तो जो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला कैटेगरी है वो है हमारा क्या? ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को कुछ आइडिया है? पढ़े हो ट्रेपीजियम कभी? सर ट्रेपेजियम इज ए quadrilateral with a pair of parallel sides। यस, हाँ, ट्रेपीजियम इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite side is parallel, in which one pair of opposite side is parallel। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड, कितने पेयर होते हैं अपोजिट साइड के क्वाड्रिलेटरल में? एक पेयर, दूसरा पेयर। तो अपोजिट साइड के कितने पेयर हैं? 2 पेयर है ना। ये दोनों अपोजिट साइड है तो एक पेयर बना, ये दोनों अपोजिट साइड है तो एक पेयर बना, यानी एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के 2 पेयर होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक पेयर, दूसरा पेयर क्या है उसके बारे में हमको नहीं जानना है, ये बोल रहा है कि अगर एक पेयर पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल मेरा ट्रेपीजियम होगा। यानी कि अगर ऐसा है तो तुम देखो, इसमें मेरा ये और ये पैरेलल है तो हम बोलेंगे ये मेरा ट्रेपीजियम है। अगर ऐसा होता, जस्ट चेक दिस वन, अगर तुम्हारा ऐसा होता क्वाड्रिलेटरल, इसमें अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये मेरा ट्रेपीजियम है। ठीक है, हो सकता है कि दोनों के दोनों साइड भी पैरेलल हो। इसमें देखो ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो क्या ये मेरा ट्रेपीजियम होगा? नो सर, नहीं होगा। डेफिनेशन यस देखो। सर होगा, यस सर होगा। लगता नहीं है। देखो यहाँ डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का क्या हो, पैरेलल हो। तो इसमें एक पेयर तो है ना, इसमें दोनों पेयर है, उससे मुझे ये तो और जितना मांगा था उससे अधिक मिल गया। उसने मांगा था कि एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो हम इसको भूल जाएंगे। ये दोनों पेयर पैरेलल लेना, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है तो ये मेरा ट्रेपीजियम नहीं हो जाएगा। समझ में आया रक्षा? यस सर। ठीक है, तो यानी कि तुम जो सिंपल क्वाड्रिलेटरल जानते हो, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये मेरे क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे, सॉरी ट्रेपीजियम होंगे। होंगे या नहीं होंगे? यस। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर जो हम जानते हैं ये मेरे ट्रेपीजियम है। वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ट्रेपीजियम का डेफिनेशन बोलता है कि एक पेयर अगर पैरेलल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, दूसरा पेयर क्या है उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। दूसरा पेयर कैसा भी हो, पैरेलल हो या ना हो, एक पेयर अगर पैरेलल है तो मेरा जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दोनों पेयर पैरेलल है तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है
एक पेयर तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था एक पेयर का वो तो फुलफिल हो गया, तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटरल मेरा ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम का डेफिनेशन सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब ट्रेपीजियम में ही एक स्पेशल कैटेगरी आती है। मुझसे किसी ने पूछा भी था, शायद रक्षा तुम पूछी थी ना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यस सर। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग इसके साथ साथ। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या बोलता है कि एक पेयर तो पैरेलल होना ही चाहिए, बट दूसरा पेयर मेरा नॉन पैरेलल होना चाहिए, और जो मेरा नॉन पैरेलल पेयर है वो बराबर होना चाहिए। यानी कि एक पेयर तो पैरेलल होगा ही होगा, लेकिन दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के केस में। और ये मेरा जो नॉन पैरेलल है ये बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या है, ये ट्रेपीजियम मेरा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। समझ में आया क्या मैंने बोला? यस सर। सर एक ठीक बार है। फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। देखो, ट्रेपीजियम में हमने दूसरे पेयर के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है। दूसरा पेयर कैसा होगा इसके बारे में हम लोगों ने कोई मेंशन नहीं किया, यानी दूसरा पेयर कैसा भी हो सकता है, पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट जब हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो एक पेयर तो पैरेलल होगा ही होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज आल्सो अ ट्रेपीजियम, सो ऑब्वियसली इट विल हैव वन पेयर पैरेलल। बट what about the second pair of opposite side? तो सेकेंड पेयर जो अपोजिट साइड का होगा वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के केस में नॉन पैरेलल होगा। नॉन पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होगा, यानी इसका जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसका होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो जो नॉन पैरेलल साइड है वो मेरा दूसरा वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, तो sir. डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन होगा इट इज अ ट्रेपीजियम इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल एंड इक्वल। इट इज अ ट्रेपीजियम in which one pair of opposite side is non-parallel and equal। यानी कि एक पेयर पैरेलल तो होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि ट्रेपीजियम है तो एक पेयर तो पैरेलल होगा, जो दूसरा पेयर होगा वो मेरा नॉन पैरेलल होगा, और नॉन पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होगा। अगर ऐसा कोई है ट्रेपीजियम तो वो ट्रेपीजियम मेरा क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सबको समझ में आया डेफिनेशन? समझा दीजिए। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर पैरेलल स्पेलिंग एक बार बोल दीजिए। पैरेलल का स्पेलिंग सर आपकी PARALLEL। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं है? सर अभी ये पहले नहीं अब था। आ रही है। ओके, PARALLEL, पैरेलल। ठीक है, सो एक पेयर पैरेलल होगा, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होगा, और नॉन पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होगा। तो ऐसा अगर कोई ट्रेपीजियम है तो वो ट्रेपीजियम मेरा क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। डेफिनेशन याद रखना, ये जो हम लोग अभी डेफिनेशन देख रहे हैं ना, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डेफिनेशन में बहुत कुछ ऐड कर देते हैं। हमको बहुत कुछ ऐड नहीं करना है। डेफिनेशन जो होना चाहिए वो एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई कर सके कि मेरा क्वाड्रिलेटरल किस कैटेगरी में लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप में आते हैं क्वाड्रिलेटरल के। ये है हमारा पैरेललोग्राम।
parallelogram. So what is parallelogram? So parallelogram, it is a quadrilateral. Obviously parallelogram एक quadrilateral है. In which both pair of opposite sides are parallel. In which both pair of opposite sides are पैरेलल. यानी कि देखो ट्रेपीजियम और क्वाड्रिलेटरल में क्या अंतर आया? ट्रेपीजियम में एक ही पेयर पैरेलल था, दूसरा पेयर पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी पैरेलल हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम में कंडीशन फिक्स्ड है, जो दोनों पेयर है अपोजिट साइड का वो दोनों पेयर पैरेलल होना चाहिए. यानी कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम देखो कैसा बनेगा. एक पेयर अपोजिट साइड का तो ये दोनों भी पैरेलल होगा, दूसरा पेयर अपोजिट साइड का ये भी पैरेलल होगा. यानी कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, इसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड से पैरेलल है ना, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम. समझ में आया पैरेललोग्राम क्या है? सर इसका पैरेललोग्राम साइड और एंगल इक्वल होता है ना? देखो मैंने क्या बोला, डेफिनेशन और इसके अलावा कुछ और ऐड करना, दोनों में अंतर है. मैंने तुमको डेफिनेशन बताया, अब जो तुम मुझे बोल रहे हो वो इसकी प्रॉपर्टी है. डेफिनेशन में अगर इससे हम अधिक बोल रहे हैं यानी कि हमको डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं पता है. डेफिनेशन क्या बोलता है कि इसके अपोजिट जो भी साइड होंगे वो पैरेलल होंगे. तो ये साइड दोनों अपोजिट है, ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों साइड अपोजिट है तो ये दोनों पैरेलल होगा. अब इसके अलावा और क्या होगा वो बात की बात है. डेफिनेशन में हम वो सारी चीज इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. समझ में आया? यस सर. यस सर. ठीक है, वो इसकी प्रॉपर्टी है कि अब इसमें और क्या क्या होगा वो आगे की चीज हो गई. डेफिनेशन में अगर बोल रहे हो कि क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब तुमको तब डेफिनेशन नहीं पता है. तुम जो है पूरे पैरेललोग्राम में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी चीजें ऐड कर रहे हो. डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए वो क्या है? तो एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कि अपोजिट साइड जितने भी हैं वो सारे के सारे पैरेलल होने चाहिए. तो दो पेयर है अपोजिट साइड का, एक पेयर ये पैरेलल होगा, ये पेयर ये पैरेलल होगा. अब इसके अलावा अब जो भी आएगी वो एक्स्ट्रा है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. अगर इतना ही होगा ना तो क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा. इससे अधिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. समझ में आया? यस सर. तो डेफिनेशन में कभी भी एक्स्ट्रा चीज हम ऐड नहीं करते हैं. डेफिनेशन में हमेशा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है हम वो यूज करते हैं. ठीक है. सो पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर. No, sir. ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं. अब यहां से पता चलेगा कि तुम लोग कितना डेफिनेशन को अच्छे से समझे हो. ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम. नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? क्योंकि रेक्टेंगल तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मुझे बताओगे डेफिनेशन क्या है रेक्टेंगल का? कोई बताएगा? सर जो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन होता है वही. तो फिर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर क्या रहेगा? अंतर है तभी तो नाम भी कुछ अलग है. सर रेक्टेंगल जो लेंथ और ब्रेथ है. सर रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ये डेफिनेशन है. both pair of side ये are तो तुम मुझे equal. पहचान, वो तो मेरा अगर देखोगे आगे हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर में भी होता है. सर एंगल स्क्वायर में अलग भी होता होता है है. ना.
एंगल सर राइट एंगल होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व रेक्टेंगल में भी राइट एंगल होता है, स्क्वायर में भी राइट एंगल होता है। यस, ये जो है ये पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से अलग करेगा। सो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये तो फिक्स है। जैसे बोला ना अभी कि सर ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये बात तो सही है कि ये भी पैरेललोग्राम है, यानी कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। बट सिर्फ इतना बोलना सफिशिएंट नहीं है ना। अगर इतना हम बोलेंगे तो दोनों के बीच में फिर डिफरेंस कहां रहा? तो फिर हम रेक्टेंगल नाम क्यों दे रहे हैं? हम पैरेललोग्राम ही पढ़ते हैं ना, रेक्टेंगल क्यों पढ़ रहे हैं? तो कुछ तो अलग है। तो वो जो अलग क्राइटेरिया है वो क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल में ना पैरेललोग्राम से एक चीज जो अलग है वो है उसका एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। तो रेक्टेंगल के डेफिनेशन में देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि पैरेललोग्राम का जो जो क्राइटेरिया है वो इसमें आएगा। बट ये पैरेललोग्राम से कुछ तो अलग रखता है, तभी तो इसका नाम हमने रेक्टेंगल दिया है। तो अलग क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री। अब तुम मुझे बोल रहे हो कि यहाँ पे जनरली लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि क्यों हम एक एंगल 90 डिग्री बोल रहे हैं, रेक्टेंगल में तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो हमको, मैंने तुमको क्या बोला था, डेफिनेशन में जो है वो हम मिनिमम क्राइटेरिया देते हैं। तो तुम देखो ये पैरेललोग्राम है, अगर इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिक सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से आ रहा है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 90 तो ये 90, ये दोनों का सम 180 तो ये 90 तो ये 90, इसका ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो ये 90 तो ये 90। तो तुम देख रहे हो कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो सारे एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएंगे। ये हम लोग देखेंगे जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना पैरेललोग्राम की, तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। समझ में आया पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर है? Yes, sir. Yes, sir. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होते हैं, रेक्टेंगल में भी होता है। बट रेक्टेंगल में क्या अंतर है? रेक्टेंगल में एक एंगल जो होता है पैरेललोग्राम में, अगर एक पैरेललोग्राम है ना, अगर इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा ना, ये पैरेललोग्राम तो है ही, बट पैरेललोग्राम के अलावा हम इसको इस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं कि ये मेरा रेक्टेंगल भी है। पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेक्टेंगल का डेफिनेशन सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के डेफिनेशन में क्या अंतर है ये भी सबको समझ में आ रहा है? यस सर। और क्या सिमिलरिटी है दोनों के बीच में? मुझे बताओ, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में क्या सिमिलर है? अपोजिट साइड पैरेलल है। और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? कि रेक्टेंगल 90 बनाता हाँ, रेक्टेंगल में एक एंगल का वैल्यू राइट 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल हो गया हमारा, नेक्स्ट है रोम्बस। इसको हम लोग ना सेट स्क्वायर, सबके बॉक्स में सेट स्क्वायर है ना? नो सर। सबके ज्योमेट्री बॉक्स में, सबके ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर होता है ना? सेट स्क्वायर जानते हो ना क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है, जो सैटरडे को क्लास लेंगे ना, उसमें सेट स्क्वायर को सबको अपना ज्योमेट्री बॉक्स साथ में रखोगे। ठीक है, सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग जो है सीखेंगे कि कैसे हम अपने सारे जितने भी अभी आज हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग देखेंगे। रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। सो व्हाट इज रोम्बस? सो रोम्बस इज अगेन अ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी मेरा एक पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब रोम्बस नाम अलग है, यानी कि ये पैरेललोग्राम से किसी तरह तो अलग है, तभी तो हम लोग इसका नाम दे रहे हैं रोम्बस। तो ये पैरेललोग्राम से कैसे अलग है? यानी कि रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे।
फिक्स है, क्योंकि हमने बोला है कि रोम्बस मेरा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो रोम्बस में भी होंगे। बट क्या किस सेंस में अलग है जिसके कारण इसका नाम रोम्बस पड़ा है? तो इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और ऑल साइड्स के पे हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑल साइड बहुत अधिक हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट वर्ड हम लोगों ने यूज किया था, कोई मुझे बताएगा एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या है? ये हम लोगों ने क्लास में यूज किया है। सर जैसे कि ए बी सी होता है, ए बी का बी ए। एक मिनट, ए बी सी डी, हाँ बोलो। सर ए का डी, बी का सी, ए का बी और डी का सी। हम लोगों ने एक सिंपल सा वर्ड समझने के लिए एडजेसेंट साइड, ये तो एडजेसेंट वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होगा? कोई मुझे समझा सकता है? सर ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी और ए बी का दूसरा एडजेसेंट साइड ए डी। यस, हम लोगों ने इसके लिए एक सिंपल सा टर्म यूज किया था ना, एडजेसेंट का मतलब हम लोग समझने के लिए एक वर्ड यूज किए थे ना, क्या वर्ड यूज किए थे? कोई बताएगा? पड़ोसी, नेबर, है ना। एडजेसेंट का मतलब है नेबर, तो हम लोग किसका एडजेसेंट खोज रहे हैं? एक साइड का एडजेसेंट खोज रहे हैं। तो एबी के नेबर में कौन है? बीसी। बीसी है। इसी तरह डीसी के एडजेसेंट में कौन है? बीसी और एडी। सो एडजेसेंट साइड सब कोई पहचान सकते हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है, एडजेसेंट को सिंपली याद रखो, नेबर। ठीक है, तो हमको एडजेसेंट बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड का मतलब है नेबरिंग साइड। तो अब तुम ये देखो कि मैं क्या डेफिनेशन में बोल रहा हूं कि ये पैरेललोग्राम तो है ही, रोम्बस मेरा पैरेललोग्राम है, बट रोम्बस जो है वो किस तरह पैरेललोग्राम से अलग है? रोम्बस में ना जो एडजेसेंट साइड होगा ये बराबर होगा, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर एडजेसेंट साइड बराबर हो जाएगा तो ये मेरा पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बस में। यानी कि रोम्बस कैसा दिखेगा? आप ऐसा दिखेगा। सर सबको फिर तो समझ में ये आया? स्क्वायर भी हो सकता है। हाँ क्या? हाँ फिर से बोलो। हाँ, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में फिर से कुछ अलग होगा, तभी तो हम लोग उसका नाम स्क्वायर रखे हैं। ठीक है रक्षा? यस सर। हाँ, हमने बोला रोम्बस में कि अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा तो मेरा पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे तुमने बोला कि तब तो स्क्वायर भी है मेरा, लेकिन स्क्वायर में कुछ तो अलग है रोम्बस से, तभी तो हम लोगों ने इसका नाम स्क्वायर रखा है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों अलग अलग है, कुछ समानताएं हैं दोनों में, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तभी तो उसका नाम स्क्वायर है और इसका नाम रोम्बस है। तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन देंगे ना तो हम बोलेंगे कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये जो है मैथमेटिकली वैलिड स्टेटमेंट तब थोड़ा सा हो जाएगा, है ना, क्योंकि एडजेसेंट साइड जो है एक मैथमेटिकल टर्म है। तो अगर मेरे पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड बराबर है तो मेरा पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाने लगेगा। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सर आपका वीडियो ऑफ है। सर आपका वीडियो ऑफ है। यस सर। आ रही है मेरी? ओके, सो डेफिनेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? सर अभी भी ऑफ। सर अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है? नो सर। देखो ठीक है,
yes sir. ओके, सो रोम्बस में क्या होगा कि अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड बराबर हो जाएगा तो रोम्बस पैरेललोग्राम मेरा रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन पे आते हैं, स्क्वायर। सर फिर से आपका वीडियो ऑफ इसको हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। क्या वीडियो नहीं आ रहा है? सर क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, लेकिन लिखा वो क्लियर नहीं आ रहा है। आप yes sir. यस सर, क्लियर आपका भी नहीं वीडियो आ रहा क्लियर है। नहीं है। yes sir. देखो अभी ठीक है, अभी बोर्ड दिख रहा है सबको? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर, आपका नहीं नो बोल। सर, वीडियो yes sir, अब क्लियर दिख रहा है। एक सर क्लियर दिख रहा है दिख रहा बोर्ड? है। yes sir, क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है क्लियर। ओके चलो, रोम्बस के बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्क्वायर में। व्हाट इज स्क्वायर? सो स्क्वायर इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस है इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि अगर रोम्बस में सारे साइड तो बराबर है ही, लेकिन अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री बन गया ना, तो ये रोम्बस मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है वो सबको पता चला? रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है ये सबको पता चला? yes सर, रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स होता है और स्क्वायर में एंगल 90 होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रोम्बस में तो देखो दोनों के बीच में समानताएं क्या है? व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर? ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस आल्सो। बट व्हाट इज डिफरेंस इन रोम्बस? एंगल्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता, बट स्क्वायर में हमको पता है कि ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। साइड तो सारे इसमें भी बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होते हैं। देखो हमने लिखा है ना, इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा तो सारे साइड इक्वल बन जाएंगे अपने आप। तो स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर जब रोम्बस है तो जब रोम्बस में सारे साइड बराबर है तो स्क्वायर में भी सारे साइड बराबर होंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? तो मैंने लिखा है ना, इट इज अ रोम्बस इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। अब एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हुआ ना तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन में, हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो क्यों हम यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री बोल रहे हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा ना तो ऑटोमेटिक सारे एंगल 90 डिग्री बन जाएंगे। ये हम लोग देखेंगे। ये तो मैंने सिर्फ तुम लोग को डेफिनेशन बताया। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सो हम लोगों ने जो है डेफिनेशन सारा पढ़ लिया। अब एक एक करके ना हर एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम पे। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। सर काइट। सर टाइम तो ओवर होने। यस सर, काइट हुआ ही नहीं है। हाँ काइट नहीं हुआ है ना। अच्छा काइट को हम लोग सब सारा पढ़ लेंगे ना, तो काइट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि वो और थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, उसको डिफाइन करने के लिए हमको थोड़ा सा रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम को अच्छे से समझना होगा। तो काइट के बाद हम लोग इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। काइट भी हम लोग आखिरी में देख लेंगे उसको, ठीक है। ओके सो सर।
हम लोग आते हैं पहले पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम में हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, जितने भी अपोजिट साइड बन रहे हैं, तो दो पेयर है अपोजिट साइड का, ये अगर पैरेलल होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है ना क्लास 7 में, सबको याद है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सबने पढ़ा है, याद है सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बताने के लिए मैं बता दूंगा, बट तुमको फिर याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंसी का यूज यहाँ पे थोड़ा सा करोगे ना, तो वो परमानेंट समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा, कोई बताएगा? पढ़े हो क्लास 7 में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस केस में ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, यस और नो? यस, बिकॉज दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। इसी तरह एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 पर, हाँ बोलो क्या हो गया श्रेया? सर इक्वल होगा। श्रेया क्या हो गया? ओके, एंगल 3 और 4 भी इक्वल होगा। और ये वाला साइड देखो, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी बी डी जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बी डी कॉमन है। यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल होगा और जो नीचे वाला ट्रायंगल होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा। यस यस। ये सबको समझ में आया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है, तो अब तुम खुद देखो कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो 3 और 4 बराबर है, तो 3 के अपोजिट में कौन है? ए बी। 4 के अपोजिट में कौन है? डीसी। तो हम बोल सकते हैं ए बी और डीसी जो होगा वो बराबर होगा। इसी तरह 2 के अपोजिट में कौन है? एडी। 1 के अपोजिट में कौन है? बीसी। तो जो एडी और बीसी जो होगा ये मेरा बराबर होगा बाई सीपीसीटी। बोल सकते हैं ये? हाँ या ना? यस सर। तो पहला प्रॉपर्टी तुमको समझ में आया। एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड पैरेलल तो होता ही होता है, अपोजिट साइड मेरा इक्वल भी होता है। अब ये याद रहेगा सबको क्यों होता है? सीपीसीटी क्या है? सीपीसीटी नहीं पढ़े थे? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यस सर। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 7 में। अगर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है तो कौन कौन सा साइड कोरस्पॉन्डिंग होगा? तो जो एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल में उसका अपोजिट साइड कोरस्पॉन्डिंग होगा। ए बी और डीसी जो होगा ये मेरा कोरस्पॉन्डिंग होगा। यही था ना? यस सर। सर सीपीसीटी का फुल फॉर्म लिख दीजिए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्यों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा कब आएगा? जब मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां पे हमने देखो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो इसका जो अपोजिट जो दो एंगल बराबर है उसका अपोजिट वाला साइड बराबर होगा। फिर देखो 1 और 2 बराबर है
तो 1 और 2 का जो अपोजिट में साइड होगा वो बराबर होगा। तो देखो कौन कौन बराबर आ रहा है, एडी और बीसी बराबर आ रहा है, ठीक है। यस सर। यस मैं सर। इस डायग्राम को चलो थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि फिर से तुमको समझ में आए। डायग्राम को देखो तो ये याद करने की हमको अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया, ए बी सी डी। तो हमने ये दिखाया था कि ये वाला ट्रायंगल ना इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो अब कॉन्ग्रुएंट है तो सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे, इसका यही मतलब है ना। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट का ये मतलब है। यस सर। ओके, तो कौन कौन सा बराबर होगा, तो ये 1 था और ये 2 था, तो एंगल 1 और 2 हमको पता है बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट वाला साइड और इसके अपोजिट वाला साइड बराबर होगा, यानी कि बीसी और एडी बराबर होगा। इसी तरह 3 और 4 ये दोनों बराबर था, तो इसके अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में ये है, तो ये दोनों बराबर होगा। अब तो तुम देखो ये जो है इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर, अब एंगल बचा हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बचा हुआ है, तो चेक करो बीडी और बीडी बराबर है, तो बीडी के अपोजिट में इधर कौन है, ये, और इधर बीडी के अपोजिट में कौन है, ये। तो इसका मतलब इसका अगर हम नाम 5 दे देते हैं, इसका 6 देते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल 5 और एंगल 6 भी बराबर होगा। यस सर। तो तुमको यहां से क्या क्या प्रॉपर्टी मिला पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड तो बराबर होता ही होता है, अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, 2 प्रॉपर्टी मिल गई। यस सर। यस सर। सब तो, और ये दोनों प्रॉपर्टी दिमाग में रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं ना कि पैरेललोग्राम में ये 2 प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा। यस सर। ठीक है, तो चलो मैं समराइज कर दे रहा हूं, पैरेलल यही 2 प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, इन पैरेललोग्राम, पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड भी बराबर होता है और अपोजिट एंगल। तो तुम देखो अब डेफिनेशन में ये देने का मतलब नहीं बनता है, अब तुमको समझ में आ रहा है डेफिनेशन में हम लोगों ने क्यों बोला था कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्यों हम लोगों ने बोला था। ये सारा देखो पैरेलल से ही ऑटोमेटिक आ रहा है ना, पैरेलल की मदद से ही हमने ये सारी चीजें कंक्लूड की है। यस सर। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमेशा हम लोग मिनिमम चीज देते हैं, यानी कि अब इसका मैथमेटिकल यूज क्या होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है ना पैरेललोग्राम का कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ये तुम्हारा 150 डिग्री है, तो ये कितना होगा 150 डिग्री। डिग्री। 150। और ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा, कोई मुझे बता सकता है, क्लास 7 में पढ़े हो, अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं कहलाता है, भूल गए तुम लोग, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। नहीं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, सेम साइड वाले जो इंटीरियर एंगल हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, तो ये दोनों पैरेलल है तो को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल है उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। देखो 30 + 150 180 आ रहा है ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम की कुछ और भी प्रॉपर्टी देखेंगे, बट आज के लिए सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी, और ये 2 प्रॉपर्टी कैसे आया है सबको समझ में आया ना। यस सर। ओके, तो Yes, चलो हम लोग sir. क्लास खत्म करते हैं।
ठीक है, तुम सर लोग 3.3 हम लोग का होमवर्क रहेगा। नहीं, अभी पूरा मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, जब मैं पढ़ा दूंगा पूरा, कल नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर लेकिन फिर मंडे को ना एग्जाम है मैथ्स है हाँ, सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी चीज ही बची हुई है, बहुत टफ चीज नहीं बचा हुआ है, 3.3 इजी है, ठीक है आर्या। ओके सर। हाँ, तो बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है। यस सर। ओके, तो जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ओके में हम लोग सर। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तुम लोग लीव कर सकते हो क्लास।